रहने दो, मत लियो। जब जाना था तब आप गए नहीं, अब कोई नहीं जाएगा। ठीक है भाई, लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम टॉपिक कवर कर रहे थे हम। ये एक ऐसा टॉपिक है जो नहीं आता समझ में, मैं आपको बता देता हूं, और इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कंडीशनल वाला फिर भी आ जाता है समझ में, मल्टीप्लीकेशन का नहीं आता। कंडीशनल जो टॉपिक है, कंडीशनल थ्योरम वाला, उसमें क्या होता है भाई, उसकी पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा कंडीशनल थ्योरम का क्वेश्चन। कंडीशन भी होती है उसमें। उसमें एक इवेंट की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता है, अलग दे रखी है। और एक इवेंट गिवन होता है। किसमें? कंडीशन। कंडीशनल। फॉर्मूला क्या होता है उसका? ए अपॉन में बी किसके इक्वल होता है? Probability of A intersection B upon the probability of B. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये है किसका फॉर्मूला है? कंडीशनल फॉर। इसमें बी इवेंट क्या है? गिवन है ये, ऐसे बोलो। हाँ गिवन है। ए क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या कहता है? कि आपको एक ऐसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है जो कि दो या दो से ज्यादा इवेंटों से मिलकर बनती है। मल्टीपल इवेंट्स से मिलकर बनती। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ही मल्टीपल इवेंट्स के ऊपर डिपेंड, मतलब एक ऐसी चीज की प्रोबेबिलिटी पूछता है जो कि मल्टीपल इवेंटों से मिलकर बनती। ठीक है। आप इधर आ जाओ, बैठे हो, आ जाओ। और तीनों आगे ही बैठा करो, पीछे में बैठा करो तीनों। कम है, ब्लैक वाली चेयर ले लो, ये वाली रहना उसको पीछे से। तुम यकीन मानो, मैं तुम्हारे लिए बहुत नंबर सोचता हूँ। मैं तुम्हारे 95 प्लस ही सोच रहा हूँ, कम नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, मेहनत करो उस हिसाब से थोड़ी सी। और ये मेहनत ना अभी हो सकती है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अभी है वो टाइम जो आपको गिरने से बचाया जा सकता है। इसके बाद दिसंबर में या जनवरी में जागोगे और उम्मीद करोगे तो नहीं हो पाएगा। नवंबर की स्टार्टिंग, दिसंबर, जनवरी और फिर फरवरी, 4 महीने है तुम्हारे पास। फरवरी में जी तोड़ मेहनत करो। फरवरी की स्टार्टिंग में टेस्ट नहीं होता, 15 फरवरी। हर बार का है। 15 फरवरी नहीं, 22 फरवरी के या 18, हाँ हाँ 18 22 से, शायद 15 20 से चालू। अब जाते जाते आपके मार्च तक आ जाएगा, 11 12 मार्च पे खत्म होता है जाके। तब तक आपका मैथ्स का पेपर हो लेता है, मार्च के अराउंड ही होता है पेपर। मेहनत करी, मैं बस ये कह रहा हूँ, मेहनत करो, जो होगा वो देखेंगे, बट मेहनत करो फुल। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की पहचान क्या है? तो दो और दो से हो जाती है। कि इसमें एक ऐसी चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है जिसमें दो या दो से ज्यादा इवेंट एक साथ करवाते हैं, और इसीलिए फॉर्मूला बनता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे करके। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं इसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी जब ए हो चुका है, अपॉन अपॉन तो बस नाम के लिए बोल रहे हो आप, जब बी, जब ए हो चुका है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कब? ए और बी दोनों, ऐसा कुछ। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? अच्छा जी, फिर मैंने आपको इस पर कुछ चीजें बताई थी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? बताओ भाई कंचन। बिल्कुल, ऐसे दो इवेंट जिनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? 0, ऐसे इवेंट कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव पूछता नहीं है वैसे, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूं।
म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब होता है ऐसे दो इवेंट्स, बिल्कुल ए और बी, जिनका अगर यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालें तो किसके बराबर आता है, 1 के। ठीक है। और एक इवेंट जो आपको इसमें परेशान ही करता रहेगा वो है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जिससे एक इवेंट के होने से दूसरे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी एक कंडीशन है, अगर आप वो वेरीफाई करा दें तो दो इवेंटों को इंडिपेंडेंट इवेंट्स मान लिया जाएगा। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों इवेंटों के अगर एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढूंगा ना तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी ही बैठेगा। अब इस केस में आप इसको अलग सॉल्व करते हैं और इसको अलग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का आपका वही हिसाब किताब है जो अपना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंडर है कि पी ऑफ ए करा दो और इनटू पी ऑफ बी कराइए, कब जब ए हो जाए। और इसमें तो आप पी ऑफ ए और पी ऑफ बी अकेले अकेले देख ही रहे हो। अगर ये चीज इस वाली चीज के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ए के होने या ए के ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बात से सिद्ध हो जाएगा कि दोनों इवेंट आपस में कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर है। अब आप बताइए हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे इसमें। ये एक्सरसाइज रिवाइज मांगती है, और रिवाइज आपको खाली क्वेश्चन करने नहीं है, क्वेश्चन समझ समझ के करने, तब आपसे बाहर के क्वेश्चन होंगे। अब आप बताइए कितने क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, बीच बीच में से कराए कितने, लास्ट कौन सा करवाया था ये बता दो। 11th करा दिया मैंने, 11th नहीं कराया, 13 करवाया। ठीक है ठीक है ठीक, इंडिपेंडेंट बताए, ठीक है ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करेंगे हम, और क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे भाई। इंडिपेंडेंट की कराया जा रहा था, मैं मल्टीप्लिकेशन की कोई क्वेश्चन नहीं कराया मैंने। ठीक है चलो आइए मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग specific problems independently by A and B are 1/2 and 1/3 if both try to solve the problem, independently, find the probability, सबसे पहला प्रॉब्लम इज सॉल्व, और नेक्स्ट है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व प्रॉब्लम। हाँ मीनिंग बता दो भाई, बताओ बताओ। प्रोबेबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, एक कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटीज है ए और बी की, इंडिपेंडेंटली अलग अलग, ए अलग सॉल्व करे अपना, बी अलग सॉल्व करे, और उनके सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं कितनी है, 1/2 और 1/3। मतलब 1/2 किसकी प्रोबेबिलिटी है, ए की ए सॉल्व कर देगा, और 1/3 किसकी है, बी। क्या क्या है ये, प्रोबेबिलिटीज हैं किस चीज की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा। सही है, ठीक है जी। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, मतलब क्या है इसका, दोनों अपना अलग अलग। भाई अगर अंग्रेजी हिंदी में समझ में नहीं आई ना तो पॉलिटी का सवाल ना हो रहा, बता देता हूं। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, मतलब
अगर दोनों अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रोबेबिलिटी बताइए, फाइंड द प्रॉब दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, ये बता दो बस आप मुझे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसी बात की तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब आप मुझे बताओ खुद, ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये चीज की प्रोबेबिलिटी अगर आपको बतानी है तो ये कितने इवेंटों से हो सकती है, मतलब इस चीज को करने के लिए एक इवेंट चाहिए, दो इवेंट चाहिए, कितने इवेंट इन्वॉल्व है इस चीज को, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने में कितने इवेंट इन्वॉल्व है? तो भाई ए भी तो कर सकता है। मतलब मैं ए इवेंट बनाता हूं कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए, बी इवेंट बनाता हूं प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय बी, और मेरे से प्रोबेबिलिटी पूछी किसकी है, प्रॉब्लम सॉल्व। अभी भाई इस सॉल्व में आपको नहीं लगता ए और बी दोनों इवेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं? तो मैं यही तो प्रोबेबिलिटी, यही तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की पहचान है, ऐसी चीज पूछता है जिसके जो एक इवेंट से नहीं हो सकती, दो या दो से ज्यादा, और फिर उन दो को निकालने के लिए उनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की पहचान है। ऐसी चीज की प्रोबेबिलिटी पूछता है जो सिंगल इवेंट से हो ही नहीं सकती, होगी ही नहीं। ठीक है, अब आप बताइए प्रॉब्लम सॉल्व होना, ठीक है, बट कितने केसेस बन सकते हैं इसमें? शायद वो प्रॉब्लम ए ने सॉल्व कर दी हो, बी ने ना करी हो, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, फिर ये भी तो हो सकता है कि ए ने कर दी हो, ए ने ना करी हो, बी ने कर दी, ये भी हो सकता है कि दोनों ने कर दी हो, या फिर भाई दोनों ने नहीं करी तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? चार केसेस नहीं बनेंगे, तीन ही बनेंगे, चौथा नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है हल्का फुल्का? तो आइए बनाते हैं इसको। अब लिखेंगे कैसे उस पर गौर कर लेते हैं। आज लिखने का सेटअप, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, इवेंट बनाने आप। अच्छा, आप नॉट वाला काम भी करवा रहे हैं साथ में कि नहीं हो पाया, तो ध्यान रखिएगा। तो ए इवेंट में मान रहा हूं प्रॉब्लम इज, बिल्कुल प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ए। ठीक है, बी इवेंट क्या होगा, प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय। अब मुझे प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी पी ऑफ ए की। पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। अच्छा, नॉट की भी रिक्वायरमेंट आएगी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बता दीजिए कितना हो जाएगा। अगर होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो नहीं होने की कितनी होती है भाई? याद करिए 10th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर होने की प्रोबेबिलिटी को अगर 1 में से क्या करवा दें, माइनस, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती, कॉम्प्लीमेंट ऐसे डैश लगा। होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सॉल्व हो जाएगा 1/, नहीं होने की कितनी है 1 माइनस 1/2 वैसे तो ये भी कितना आता है। अच्छा, ऐसे बी की और बता दो 1/3। अच्छा डायरेक्ट लिखेंगे, हाँ भाई कितनी हो जाएगी, समझ में आना है कैसे है? ठीक है, अच्छा जी, अब मैं किस चीज की प्रोबेबिलिटी बताऊं, बिल्कुल, तो मैं प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, प्रॉब्लम इज सॉल्व। मैं इसमें कोई इंटरसेक्शन पे इंटरसेक्शन ना लिख रहा, मैं इधर लिखूंगा सारे केसेस। हाँ भाई बताइए, तो सबसे पहला केस बन रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू, इंडिपेंडेंट लिया मामला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ये कौन सी वाली है, क्या क्या मतलब है इसका, ए ने सॉल्व कर दी, बी ने नहीं करी, यही तो आप बता रहे थे 3 केसेस, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इनटू में, तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब ए का बता दीजिए कितना था, 1/2, बी नॉट का 2/3, ए नॉट का कितना था 1/2, इसका तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2/6, यहाँ आएगा 1 और यहाँ 6, यहाँ पे 1/6 करेंगे 6, कितना जाएगा 4/6, काट पीट के। 2
ये 3 केसेस में इन्वॉल्व। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे। मैं क्या करता, मैं प्रॉब्लम इज सॉल्व की जगह मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लेता, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। तो उस केस में कितने केसेस बनते? एक ही एक ही बनता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, और उसको अगर मैं 1 में से माइनस करा दूं तो प्रॉब्लम इज सॉल्व की भाई नॉट निकल जाए, तो 1 में से अगर उसको माइनस करा दें तो प्रॉब्लम सॉल्व का मामला बन जाएगा। तो आइए इसको भी कराते हैं। हाँ भाई, ए नॉट कितना है? 1/2। ये कितना था? 2/3। कितना आ जाएगा? 1/3। ये प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व का है। अब प्रॉब्लम इज सॉल्व का अगर निकालना है, हाँ भाई, तो 1 में से इसको उठा के क्या करवा दीजिए, कितना आंसर आएगा? ये रहा। कौन सा वाला सही है? जो ज्यादा समझ में आए वो सही। केसेस समझ में आते हैं तो ऐसे कर देना, नहीं आते हैं तो नॉट वाले को निकाल दीजिए और 1 में से उठाइए। नॉट वाला आसान पड़ रहा था, एक ही केस बन रहा था, निकाल दो। ठीक है। कौन सा अच्छा, इसमें अब एक और भी पूछा है आपसे। हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। हाँ भाई, एग्जैक्टली वन ऑफ देम की प्रोबेबिलिटी और पूछी है, तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम में 2 ही केस बनेंगे। या तो ए करेगा तो बी नहीं करेगा, प्लस फिर ए नहीं करेगा तो फिर बी करेगा, तो मतलब यही वाला पार्ट आएगा बस खाली इसमें, यही केस है ये दो। तो मतलब आपको लेना है 2/6 और प्लस 1/6, कितना हो जाएगा एग्जैक्टली आ गया होगा समझ में? ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट वाला देख रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे भाई। 16 अच्छा क्वेश्चन है भाई। 16 क्वेश्चन है आज, मतलब टॉपिक्स जो है वो काफी क्लियर टच करें। आपके पास किताब होगी सबके पास? किताब निकाल लीजिए, क्वेश्चन हम किताब से रीड करेंगे, बड़ा क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, इन अ हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। एक हॉस्टल है, उसमें 60% बच्चे जो हैं वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 40% बच्चे जो हैं वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो मतलब हिंदी हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं 60%, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ने वाले हैं 40%, एंड इंग्लिश एंड हिंदी दोनों पढ़ने वाले हैं। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, अच्छा पहले तो एच और ई दो इवेंट सेट कर देते हैं। एच एक इवेंट सेट कर रहा हूं, हिंदी न्यूज़पेपर, और ई क्या है? इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी कितना है भाई? 60% है। हिंदी कितने लोग पढ़ रहे हैं भाई? 60%। अब 60% पढ़ रहे हैं तो भाई प्रोबेबिलिटी की बात करें डायरेक्टली 60 अपॉन में, मैंने दो इवेंट सेट करे हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। हिंदी पढ़ने वाले को एच, इंग्लिश पढ़ने वालों को ई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हिंदी पढ़ने वाले हैं 60%, तो मैंने इसका मामला बना दिया 0.6। या फ्रैक्शन में रखना चाहते हैं बोलो? फ्रैक्शन में, ठीक है। ठीक, चल तो 0 0 तो हल्की कर लो, इतना तो कर लो। ठीक है, अगले वाले में 20। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश कितना? तो 40/100, काट पीट के कितना आ गया? नेक्स्ट आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों बोला है, तो 20%, तो 20/100, काट पीट के कितना आ गया? 2/10 में इसलिए रखा ताकि डिवाइड हो तो एलसीएम लेने में आसानी पड़े। अब पूछा गया वो और बता दो। नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, क्या मतलब है इसका? ना तो वो हिंदी पढ़ती है ना वो इंग्लिश पढ़ती है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका डायग्राम सा बनाऊं, वेन डायग्राम, तो हिंदी यहाँ है, इंग्लिश यहाँ है, ना हिंदी में आएगी ना इंग्लिश में आएगी, मतलब बाहर है मामला भाई। यूनिवर्सल में सारा आ जाएगा, यूनियन ऐसे बोलो। या 1 में से
यूनियन को अगर मैं क्या करवा लूं माइनस, तो आ जाएगा। भाई ये यूनियन ही तो होता है ये वाला। अगर मैं यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं किसी तरीके से और उसको वन में से क्या करवा दूं माइनस, तो बाहर वाले का आ जाएगा ना मतलब, तो वही तो नाइदर है। अब यूनियन कैसे निकालोगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच पता है, वो ई यूनियन एच वाला फॉर्मूला है भैया, सीधा सीधा। क्या था वो फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन। हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 6/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना है 4/10। हाँ सॉरी 4 उल्टा कर देना कोई बात नहीं, यहाँ 4 है यहाँ पर 6। 8/10। फिर आपने एलसीएम ले लिया, 4 + 6 - 2 कितना हो जाएगा आपके पास 8/10। अब इसको भी हमें किस में से माइनस कराना है 1 में से, है ना, तभी तो वो आएगा कॉम्प्लीमेंट वाला। तो अब आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी नाइदर इन दी नॉर इंग्लिश, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच को क्या करा दीजिए 1 - 8/10 दैट इज 2/10, काट पीट के कितना आ गया। ठीक है, तो नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। आप वेन डायग्राम आपके बहुत मदद करते हैं इन चीजों में, नाइदर वाइदर के केस में। अच्छा अगला आपसे एक चीज पूछी है उसने, इसको हम डिस्कस जरूर करेंगे। अगले में आपसे पूछी है प्रोबेबिलिटी बता दो। अच्छा इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, if she read Hindi newspaper, find the probability, find the prob 43 हो रहा है, find the prob she read English newspaper। क्या मतलब है इसका और ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है वो बताओ। इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर तो कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, कंडीशनल है, मल्टीप्लीकेशन है, कौन सा है, कंडीशनल है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ कंडीशनल है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के एक्सरसाइज में कंडीशनल क्वेश्चन है। जिस बच्चे को नहीं पता ना कि कंडीशनल का है वो गलती करेगा 100%। इसमें इसने गिवन कर दिया कि हिंदी न्यूज़पेपर तो पढ़ती ही है, तुम प्रोबेबिलिटी बताओ किस चीज की कि वो इंग्लिश न्यूज, मतलब आपको कुछ ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है कब, तो बताइए ये कब निकालते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एच शायद है आपके पास 2/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच भी है 6/10, तो 2/10 ठीक है। तो इन्होंने कंडीशनल का क्वेश्चन पूछा आपसे। अगला वाला भी मेरे ख्याल से इसी पे डिपेंड है, उल्टा है मामला। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच पूछा है आपसे कब, जब ई हो चुका है, तो मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच ही आएगा अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा। इंटरसेक्शन एच कितना है 2/10। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 4/10, काट पीट के आएगा 1/10। ठीक है ओके, क्वेश्चन नंबर 11 करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं भैया 11। हाँ हाँ करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 भी रह रहा है, आइए भाई 7 करेंगे पहले। 7 क्वेश्चन को आप चाहें तो टिक भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछता है, अच्छा क्वेश्चन। और कौन कौन से रहने वो बताते चलो मेरे को। पहला रह रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा रह रहा है। चलिए चौथा कर रहे हैं भाई पहले, क्योंकि टॉपिक सारे कवर कर दिया हमने, बस खाली क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस निपटाने हैं हमें तो बस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि एक फेयर कॉइन एंड एक अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। एक फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड, अनबायस्ड का मतलब होता है कोई छेड़छाड़ नहीं है,
मतलब बिल्कुल फेयर बात है। बायस्ड का मतलब होता है पार्शियल, अनबायस्ड का मतलब होता है नॉट पार्शियल। कोई बंदा पार्शियल नहीं है, मतलब बिल्कुल फेयर है, सही है, अनबायस्ड है। तो एक सही कॉइन और एक सही डाई टॉस हुई है। अब भाई मुझे एक बात बताओ, कॉइन और डाई टॉस हुई है, इवेंट पहले तो तुम आउटकम ही बता दो, बताना आउटकम क्या क्या हुआ। Coin तो head पे। Coin का head पे। अरे तुम मुझे टोटल आउटकम बताओ। एक कॉइन और एक डाई टॉस हुई है, एक बार कॉइन है एक बार टॉस डाई है, बताओ फेंक दी दोनों, क्या क्या आ सकते हैं। हेड वन आ सकता है, हेड टू, हेड थ्री, हेड फोर, हेड फाइव, हेड सिक्स। एक कॉइन के साथ एक डाई फेंक रहे हो तो एच के साथ 1 2 3 4 5 6 सभी आ सकते हैं। और ऐसा ही टेल के साथ भी तो हो सकता है। बोलो भाई, ये कॉइन्स, ये आपका कॉइन का आउटकम। अच्छा जी, अब आगे देखिए क्या हिसाब किताब हुआ। बोला है ए एक इवेंट है, एक इवेंट बना रहे हैं, हेड अपीयर ऑन द कॉइन, हेड अपीयर ऑन कॉइन, ठीक है। उन्होंने इस इवेंट सेट करा है, मैंने नहीं किया, ये खुद वही करा रहे हैं। बी इन्होंने एक इवेंट सेट किया है, 3 ऑन द डाई। अब आप मुझे बताइए, अच्छा इसमें लिखा है चेक करो कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए कौन सी कंडीशन थी भाई, P of A intersection B तो of कुछ A, बता P दिया of करो B dot clear। ना। क्वेश्चन भी नहीं देख रहा, पेज फाड़ के और खा रहा है कसम से, यह पूरा मतलब मौज ही ले रहा है ये मेरे से तो यार। ये है प्रॉब्लम, मैं तो कहा ही था टफ है ये। मैंने आपको स्टार्ट किया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने 11 12th की जो प्रोबेबिलिटी है, 11th की भी आसान है एक बार को, 12th टफ है probability। और ये तो कुछ नहीं है, तो क्वेश्चंस वो हैं जो बुक के हैं। और मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूँ, बुक के क्वेश्चन नहीं आते पॉलिटिक्स में, सैंपल पेपर्स के आपको क्वेश्चंस करना है। और सैंपल पेपर के क्वेश्चनों की प्रोबेबिलिटी पता है प्रॉब्लम क्या है, कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा बस खाली, तुम बताओ पहले तो कि कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी है, और फिर उसको करोगे साथ। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कंडीशनल का, आपने कर दिया मल्टीप्लीकेशन से, तो निश्चित ही गलत है। तो इसमें दो काम है, पहला है आपको पहचानना है कि कौन सा टाइप का है। अभी पहचानने में दिक्कत नहीं हो रही, पता है क्यों, क्योंकि एक्सरसाइजेस बटी हुई हैं। सब बच्चे जानते हैं, जिसको नहीं भी आता वो एक बात तो जानता है कि ऐसा ही कुछ करने वाला है ये, ऐसा ही कुछ तो भी लिखेगा यहाँ पे। दिक्कत तो तब आती है जब ये भी नहीं पता होता कि कौन सा फॉर्मूला लगे, और 3 ही फॉर्मूले लगने हैं बस। और एक और दिक्कत भी है, ये भी नहीं पता चलता कि आप गलत जा रहे हैं, थोड़ी खासियत। सही लगता है, सही कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों की जो तकलीफ आ रही है वो यही आ रही है कि आप एक साथ सीखने की कोशिश कर रहे हो। आपको पहले से सीखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें भैया ने पढ़ाई और कैसे कैसे क्वेश्चन से अप्रोच करना है। आप भी उसी तरीके से अप्रोच करिए, तब आएगा। हल्का समझ में आ रहा है, मुझे पता है, मैं समझ रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी पहली बार में समझ में तुम्हें हल्की फुल्की आएगी, जब दोबारा कराया जाएगा ना तब आएगी कि हाँ ठीक है कुछ ऐसा कराया। फिर सैम्पल पेपर, मतलब फिर आता है कंट्रोल, यहाँ प्रोबेबिलिटी, फिर वो 8 नंबर कटते नहीं, मिलते ही मिलते हैं। पर आप ट्राई तो करिए, कम से कम अपने शिप को उस डायरेक्शन में तो रखो कि हाँ हमें सीखना है। पेज वेज खाओगे, उधर ध्यान दोगे, ख्यालों में करोगे, कैसा कभी आ ही नहीं पाएंगे, कितना भी कोशिश कर लीजिए। मैंने अभी हेड और कॉइन के, हेड कह रहा हूँ, कॉइन और डाई के आउटकम लिखे, तेरे को ये समझ में आए कि नहीं आए ये बता मुझे। दोनों एक साथ उछाले हैं। दोनों एक साथ उछाले, एक तरफ कॉइन रखा है एक तरफ डाई रखी है, तो भाई उछाला मान लो हेड आ गया, और डाई पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 सारे लिख डालो। फिर ऐसे इस पर टेल 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। फिर उसने 2 इवेंट खुद बोले उसने मुझे कि कॉइन पे क्या है हेड, और डाई पर क्या है ठीक, ऐसा वो कह रहा है खुद, क्वेश्चन में लिखा भी हो अगर आप पढ़ें तो ठीक से। और फिर चेक करने को बोला है कि चेक करो कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। भाई मैं भी इस एक्सरसाइज को कितने, चौथा दिन होने जा रहा है शायद, काफी दिनों से चला रहा हूँ मैं भी इस एक्सरसाइज को। कंडीशनल में इतना टाइम लगा जितना इसमें लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है एक्सरसाइज टफ पड़ती है और क्वेश्चन भी आता है इसमें। अब आप बताइए इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी,
प्लस बोलता है यार, पढ़ के भी नहीं आता कसम से। हे भगवान, इंडिपेंडेंट चेक करने वाले फॉर्मूले में नहीं लगता है। ठीक है, आप मतलब कोशिश तो करिए, मैं तो बस ये कह रहा हूँ, आ जाएगा यार, 2-3 बार कराएंगे आ जाएगा। हाँ जी, अब एलएचएस की बात कर रहे हैं हम, और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? आरएचएस की। अब आप बताइए, पहले तो आरएचएस करवा दो मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बताओ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? हेड अपीयर ऑन द कॉइन। आप ही बता दीजिए, हेड अपीयर ऑन द कॉइन कितने फेवर में? सही है, बिल्कुल। अब 6/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दो। एक और करेंगे, किताब रख दी अंदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी का क्या रहा इवेंट? 3 पे डाई होना चाहिए। डाई पे 3 होना चाहिए। डाई पे 3 कौन कौन से वाले बता रहा? H3 40 तो 2 ही हैं, तो कितना बैठेगा भाई? 2 में। ठीक है, काट पीट के आपके पास यहाँ पे 2 बार से काट दिया, 2 से काट दिया, आंसर आ गया। अब एलएचएस क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। वैसे ए इंटरसेक्शन भी देखो, जो बच्चे डायरेक्ट समझते हैं बहुत ही अच्छा है, और समझते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? दोनों काम हो जाए। आप बता दें, दोनों काम हो जाए, ऐसा कोई है क्या? एक अपन का। ठीक है, बट अगर आप इससे ना करके इससे करना चाहें, देखो कुछ इवेंटों में ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, इंटरसेक्शन निकालना ना ऐसे आसान पड़ता है, कुछ में ऐसे आसान पड़ता है। चिंता मत करो, आंसर दोनों से सेम ही आता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 6/12 इनटू में ए हो गया। ए ओ हो गया, मतलब ए में ही अब बात करनी है, ध्यान रखिएगा, तो इन्हीं में बात करना। अब इसमें बी बता दो, बी मतलब 3 आ जाए टाइप है, तो एक ही है। 6 से 6 कट गया। भैया ए हो चुका है, हेड अपीयर तो इस साइड वाले के लिए। हाँ तो हेड अपीयर करा तो दिया, यही वाले तो दिया, इनमें तो लिया है। हेड ये तो हो चुका है ना ए, तो बी वाले ले लेंगे। हाँ तो यही तो, अरे यही तो हेड है, बी वाले ये हो गया तो इन्हीं में ही बात करनी है, इन्हीं में ही बात करनी है बात। इसी के ही आउटकम्स पिक करते हैं जो नीचे वाला होता है, अगर दोनों इवेंट एक साथ हो सकते हैं तो। और अगर अलग अलग हो रहे हैं दोनों इवेंट, दोनों का कुछ मामला ही नहीं ऐसा आपस में, मान लो कि भाई ए के सॉल्व करने की, फिर बी के सॉल्व करने की, अब उनका तो इंडिपेंडेंट इवेंट थे, तो उस केस में आप डायरेक्ट निकालिए इंटरसेक्शन, तो ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो बताओ भाई इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? आंसर है बिल्कुल है, क्योंकि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तब आएगा, ऐसे चुप रहने से, अपने आप जादू टोने से नहीं आएगा। 12वीं क्लास के लेवल का भी तो क्वेश्चन है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख रहे हैं, और कौन सा नहीं किया भाई? 5th कर दिया, 7th वाला देख रहे हैं भाई। 7th क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन दैट the event A and B are such that P of A equals to 1/2, P of A union B equals to 3/5, and probability of B equals to P, ये दिया हुआ equals to P। फाइंड P, P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अब इन्होंने कुछ बात कही है, पहला कहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो मतलब ये बात इन्होंने दे रखी है कि इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब, इससे ये बात तो पता चलती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? 0, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मुझे क्या निकालना है?
P। अब P निकालने के लिए इक्वेशन बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? भाई P ऑफ A दिया है, यूनियन की बात भी हो रही है, B भी दे रखा है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B की क्या बना दीजिए, इक्वेशन बना दो। A plus probability of B B minus B और अब बहुत सारा इसमें A इंटरसेक्शन B कितना है, Z A कितना है, 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है, P। P और A यूनियन B कितना है, 3/5 पूरी इक्वेशन में मेरे ख्याल से P ही मिसिंग है। P को आप अकेला कर देंगे 3/5 में से 1/2 क्या करवाएंगे, माइनस 5 2 10 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 5 दैट इज 1/10। तो P आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/10। इसका ये एक पार्ट है, उसने एक बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिया है। दूसरे में वो कुछ और कह रहा है, दूसरे में उसने जो हमें बोला है इंडिपेंडेंट है, तो बताओ भाई इंडिपेंडेंट है तो एक चीज गिवन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। मैं तो आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि यही फॉर्मूला लगा देना वापस। A यूनियन B में तो क्या लग जाएगा, 3/5, सही है ना। A में ये लग जाएगा, B में ये लग जाएगा और इसकी जगह 1/2 मल्टीप्लाइड बाय B आ जाएगा। भाई A इंटरसेक्शन B की जगह क्या लिख सकते हो आप, तो P भी तो वैलिड डाल सकते हैं। रिप्लेस करा दिया। P of B भी तो आ गया उनमें से। नहीं नहीं, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन का था, ये नहीं पता। इसमें ही उनमें दो दो अलग पार्ट इसलिए तो दिए। अब आपको इस पूरे में से क्या मिसिंग है, खाली वही निकालना है। भाई P में से हाफ P हटेगा तो मेरे ख्याल से हाफ P बचेगा। 1/2 तो वहां जा ही रहा है, 3/5 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा आपके पास, 1/10 पिछली बार आया था है ना। 1/5 टू से आपने इसको काट लिया 5, तो भाई P की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। 1/5। कुछ ऐसे करना है। और कौन सा क्वेश्चन रह गया भाई, 11 8th भी रह गया होगा मेरे ख्याल, नहीं 8th तो करा दिया होगा, 8th भी करा है, 8th करा दिया, 9th करा दिया, 10th नहीं कराया होगा, नहीं करा, नॉट वाले नहीं कराया ना, 10th वाला मिसिंग है, 11th वाला रह गया। आपका जो होमवर्क है वो सुन लीजिए, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करके लाएंगे आप, 3 पार्ट है, ट्राई करके लाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई करके लाइए, मैं तो कह रहा हूँ गलत ही लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे देखना है एक बार कि आप कितना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।